हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम स्कूल एक्सरार जिसका एग्ज़ाम 2026 में होना है उसके लिए पेपर फर्स्ट में जो राजनीति विज्ञान का जो कुछ पोर्शन आता है उसके बारे में पढ़ रही थी, जिसके 5 क्वेश्चन आने हैं। उनमें से जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पढ़ रही थी। तो उसके बारे में हमने एक वीडियो है वो पहले बना दिया था, जो आपने देख लिया होगा शायद। अब हम उसकी जो अगला पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। उसमें अगर कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो। तो चलिए अगला पार्ट देखते हैं उसका। तो जैसे कि हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ा था, जिसमें 14 धाराएँ और 321 जो 14 भाग थे उसके, और 321 धाराएँ थी और 10 अनुसूचियाँ उसमें शामिल थी। उसके पीछे जो पृष्ठभूमि क्या रही उसके बारे में हमने देखा कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से 1919 में जो ब्रिटेन के द्वारा माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम पारित किया गया था उसमें जो स्थानीय जो स्वशासन है वो देने की बात कही गई थी आंशिक रूप से। लेकिन उसके बाद में देखते हैं कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया गया था। और उसके बाद में हमने देखा था उसकी समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था और 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। उसके बाद में मैकडोनाल्ड पंचांग जारी हुआ 32वें श्वेत पत्र ब्रिटिश सरकार की जो संवैधानिक सुधारों पर जो एक तरह से देखा जाए तो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनका एक निष्कर्ष के रूप में श्वेत पत्र जारी किया गया था। और उसी के अनुशंसा पे फिर हम देखते हैं कि जो लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, एक समिति बनी थी, और उसी के प्रतिवेदन के आधार पे 1935 का अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव संपन्न करवाए गए थे। उनमें स्थिति देखा जाए तो कांग्रेस की जो एक तरह से देखा जाए तो जो स्पष्ट बहुमत वाले जो प्रांत थे वो 6 प्रांत थे। उसके अलावा अगर सबसे बड़ा जहां दल बन के उभरी कांग्रेस वह थे 2 सीमांत प्रांत और असम, और जहाँ गैर कांग्रेसी सरकार थी। लेकिन बाद में अगर देखते हैं पंजाब में जो सिंध में जाके बाद में कांग्रेस की सरकार बन जाती है, लेकिन बंगाल और पंजाब में जो गवर्नमेंट बनी थी वो कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी थी। तो ये दोनों याद रखने हैं, क्योंकि जो पंजाब में जो सरकार बनी थी वो यूनियन दल की सरकार थी और बंगाल में जो बनी वो कटरा प्रजा दल की सरकार बनी थी बाद में। फिर हम देखते हैं कि जैसे साइमन कमीशन के बारे में हमने जो विशेष तथ्य थे वो एक साथ देख लिए थे सारे। उसके बाद में भारत शासन अधिनियम की विशेषता देखी, जिसमें हमने देखा कि ये एक तो सबसे विस्तृत अधिनियम था और साथ में सबसे जटिल अधिनियम था। इसमें कई प्रावधान किए गए थे। भारत संघ का जो प्रावधान किया गया था वो सिरे नहीं चढ़ पाया था, क्योंकि जो प्रांतें थी वो शामिल होने से मना कर दिया था उन्होंने। उसके अलावा जो फेडरेशन बनना था, जो इसकी धारा 5 में जो फेडरेशन के बारे में दिया हुआ था, द फेडरेशन ऑफ इंडिया या भारत संघ का जो निर्माण होना था वो नहीं हो सका इसमें। उसके बाद में हमने कुछ और चीज़ें देखी थी, जिसमें देखते हैं कि जो प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था 1919 के जो अधिनियम था, उस अधिनियम के द्वारा जो प्रांत थे उनमें जो द्वैत शासन था वो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। अब उस अधिनियम जो 1935 के अधिनियम उसके द्वारा केंद्रों में क्या कर दिया गया था कि केंद्रों में जो एक तरह से देख केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। अब प्रांतों से समाप्त कर दिया, केंद्र में लागू कर दिया गया। द्वैत शासन का मतलब क्या होता है, दोहरा शासन होता है एक तरह से, कि जो विषय होते हैं उनको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया था। एक जो विषय थे वो संरक्षित विषय थे, दूसरे स्थानांतरित विषय थे। अब वो जो स्थानांतरित विषय हैं, चाहे आरक्षित या स्थानांतरित विषय है, उन पे जो कानून बनाएगी वो बनाएगा गवर्नर जनरल। लेकिन उसके लिए एक तरह से देखा जाए तो जो संरक्षित विषय है तो उसके अगर विषयों के ऊपर अगर कानून बनाना है उसे केंद्र के, तो उसमें जो गवर्नर जनरल है उसकी सहायता के लिए क्या होगी, उसकी एक कार्यकारिणी परिषद होगी, उसकी सहायता व सलाह से वो कार्य करेगा। और जब वो स्थानांतरित विषयों से जुड़े हुए कानून बनाएगा गवर्नर जनरल, तो उसमें उसकी सहायता करेगी मंत्रियों की जो मंत्रिमंडल होगा उसकी सलाह पे वो क्या करेगा, कार्य करेगा। लेकिन दोनों सिचुएशन में जो गवर्नर जनरल था वो बाध्य नहीं था इसमें। फिर हमने कुछ और चीज़ें भी देखी थी जी, ये कुछ विषय थे जो हमने देखे थे कि वो बाध्य नहीं था, एक तरह से उत्तरदायी भी नहीं था केंद्रीय विधानमंडल के प्रति। फिर अगला हमने देखा था इससे एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट का गठन किया गया था, जिसके जो पहले जो न्यायाधीश बने थे वो मोरिस गोयल बने थे। उसके बाद में हम देखते हैं कि हीरालाल जो जयकानिया है वो इसके अंतिम न्यायाधीश बने थे। फिर आगे अगर हम देखते हैं कि जो प्रांतीय स्वायत्ता है वो 1 अप्रैल 1937 से लागू हुई थी, और प्रांतों की स्वायत्ता के नाम पे जो
एक तरह से देखा जाए तो प्रांतों को कुछ ये एक तरह से जो प्रावधान था वो एक खोखला प्रावधान था, दिखावटी रूप में तो प्रांतों को स्वायत्ता देता था, लेकिन एक इसमें एक धारा में आर्टिकल था 1935 का अधिनियम था, उसमें इसकी धारा थी 93, वो एक गवर्नर थे राज्य प्रांतों में, उनको पावर देता था कि वो कभी भी वो प्रशासन है वो अपने हाथ में ले सकता था। इस वजह से राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि ये जो स्वराज है जो आप प्रांतों को दे रहे हो वो एक तरह से वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो वो गवर्नरों के लिए स्वराज है, क्योंकि वो इस धारा का उपयोग करते हुए वो प्रशासन है वो अपने अधिकार में ले सकता था। उसके बाद में हम कुछ और चीज़ें देखिए, प्रांतीय कार्यपालिका कि जो इस एक्ट के तहत प्रांतों में चुनाव हुए थे 1935 के अधिनियम के द्वारा, उसमें हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य कर रहा था। वो जो प्रांतीय प्रशासन है, अब गवर्नर जो राज्य में थे प्रांतों में जो गवर्नर थे, अब गवर्नर जो थे इनकी नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटिश सम्राट करता था, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष की होती थी। उनके अलग अलग 11 प्रांत थे उस टाइम पे। फिर हम देखते हैं कि इसके साथ में जो केंद्र में एक द्वि तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी 1935 के एक्ट के द्वारा। तो उसमें हम टोटल देखते हैं तो इसे 6 प्रांत थे जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई, जिसमें मद्रास था, बम्बई था, बिहार था, बंगाल, असम और संयुक्त प्रांत। ये 6 ऐसे प्रांत थे जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। जैसे आज हम देखते हैं कि जैसे राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है, उसी हिसाब से उस टाइम पे प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल उपस्थित थे 1935 के एक्ट के द्वारा, जिनमें हम देखते हैं कि विधानसभा थी वो एक तरह से अस्थायी सदन था, विधान परिषद एक स्थायी सदन था। उसमें हम सदस्यों की संख्या देखें तो इसमें लगभग ये है कि जो कम से कम विधानसभा की जो सीटें थी वो 60 थी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हो सकती थी वो प्रांतों में 250 सीटें निश्चित की गई थी। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया और चुनाव है वो प्रत्यक्ष ऋतु जो डायरेक्ट होते थे, प्रत्यक्ष होते थे, लेकिन हर प्रांतों में अलग अलग व्यवस्था कर रखी थी। अब हम विधान परिषद के जो सदस्यों का कार्यकाल अगर देखते हैं तो उनमें जो कार्यकाल होता 9 वर्ष का होता था। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते थे? पदमुक्त हो जाते थे। अब इसमें अगर देखा जाए तो प्रांतों में जो सीटें थी विधान परिषद, क्योंकि हम देखते हैं कि 6 ही प्रांत ऐसे थे जहाँ पे क्या था? विधानमंडल था द्विसदनात्मक। तो दूसरा जो सदन था विधान परिषद था वो सबसे ज़्यादा अगर संख्या देखी जाए तो बंगाल में थी 65 उनकी, और असम में अगर देखा जाए तो सबसे कम संख्या अगर देखी जाए तो वो थी असम में 22 सदस्य थे विधानमंडल। उसके अंदर अगर देखा गया कि जो संपत्ति है उसको एक मताधिकार का आधार मान लिया गया, और इससे 14% जनता को मताधिकार का अधिकार है प्राप्त हुआ, जो पहले कितना था? 3% के आसपास था। अब अगर दूसरी चीज़ अगर वो देखते हैं द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानमंडल, तो जिस हिसाब से प्रांतों में जो 6 प्रांत थे 11 में से, उनमें से द्विसदनात्मक विधानमंडल था, विधानसभा और विधान परिषद थी। उसी प्रकार जो केंद्र था तो वहाँ पे भी द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। उसमें हम देखते हैं कि जो सर्वोच्च या जो उच्च सदन था वो था राज्यसभा या राज्य परिषद, जो आज जैसे राज्यसभा बोलते हैं उस हिसाब से राज्यसभा या राज्य परिषद थी। निम्न सदन को वहाँ पे कहते थे विधानसभा या संघीय सभा। उस टाइम पे जैसे आज लोकसभा है उसी हिसाब से विधानसभा या फिर संघीय सभा के नाम से जानी जाती थी। फिर हम जो अगला पॉइंट देखते हैं कि संघीय जो विधानसभा थी उसके सदस्यों की संख्या 200 या 375 निश्चित थी, जिसमें से 250 सदस्य तो क्या थे? ब्रिटिश प्रांत से आते थे, और 125 सदस्य वो देशी रियासतों से आते थे। इसमें इस हिसाब से देखा जाए तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या थी 200, 375 निश्चित थी इसमें। फिर हम देखते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट विधान परिषद की जो इसमें हम देखते हैं कि जैसे राज्य परिषद है उसके बारे में देखते हैं कि राज्य परिषद की जो सदस्य संख्या थी टोटल वो थी 260, जिसमें 156 थे ब्रिटिश प्रांत से और 104 सदस्य देशी रियासतों से आते थे इसमें। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जैसे आपको यहाँ कुछ संकलित करके जानकारी दी गई है, जैसे ब्रिटिश प्रांतों से जो थे 375 में से 250 जो थे लोग वो आते थे ब्रिटिश प्रांतों से आते थे प्रतिनिधि, और 125 थे वो देशी रियासतों से आते थे, जिनका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष था। उसके अलावा अगर और चीज़ें देखी जाए तो केंद्रीय विधानमंडल को सीमित अधिकार प्राप्त थे, क्योंकि गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता था। वीटो अधिकार प्राप्त था, उसको गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी कर सकता था, विधानसभा को विघटित कर सकता था, ये कुछ पावर थी उसके पास में। शक्तियों का विभाजन हमने देखा था, जिसमें ये शक्तियों के विभाजन था, जिसमें संघ सूची के विषय थे जो 59 विषय थे, और उसके अलावा 54 विषय थे वो प्रांतीय सूची के थे, और 36 जो विषय थे वो क्या थे? संवर्तीय सूची के थे।
उसमें हम देखते हैं कि जो एक क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसके अंदर समाहित की गई। तो धारा 104 के तहत वो गवर्नर जनरल में थी कि इन विषयों में अगर कोई ऐसा विषय है जिस पे कानून बनाने की आवश्यकता है तो वो कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल बनाएगा। तो याद रखना, थोड़ा सा ये याद रखना, अवशिष्ट जो शक्तियाँ थी वो किसकी में निहित थी, गवर्नर जनरल में निहित थी। उसके बाद में हम देखते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया इसके माध्यम से, कि जो पहले 1909 के अधिनियम के द्वारा किसको दिया गया था, मुसलमानों को दिया गया था। उसके बाद में हम देखते हैं 1932 में मैकडोनाल्ड जो पंचाट जारी हुआ था उसमें क्या हुआ कि वो जो उसका और विस्तार कर दिया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को दिया गया। और उसके बाद में हम देखते हैं 1935 के अधिनियम के द्वारा इसका दायरा और बढ़ाकर ये महिलाओं, दलितों, श्रमिकों, ईसाइयों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। फिर ब्रिटिश सर्वोच्च था, क्योंकि इस अधिनियम में अगर कोई संशोधन करना है तो ब्रिटिश संसद के पास यह अधिकार था। भारतीय विधानमंडलों को इसमें कोई शक्ति नहीं दी कि वो संशोधन कर सके इसमें। फिर हम देखते हैं कि जो 1858 के द्वारा एक भारत परिषद बनाई गई थी कि जो भारत से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं या कोई भी विषय है उस पर कार्य करेगी। वो सारा विषय कौन देखेगी, भारतीय परिषद देखेगी। उसको भी क्या कर दिया गया, अभी भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, इंडियन काउंसिल को। अब भारत सचिव की सहायता के लिए क्या रहेंगे, सलाहकारी बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें न्यूनतम कितने सदस्य, 4 और अधिकतम 6 सदस्य उसके सदस्य हो सकते हैं। और प्रांतीय प्रशासन पर भारत सचिव का नियंत्रण वो क्या किया गया, थोड़ा कम कर दिया गया अब। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें जो आर्टिकल, इसकी जो धारा 46(2) है उसके प्रावधानों के तहत बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और दूसरा हम देखते हैं इसके द्वारा जो एक बरार जो क्षेत्र था, जो पहले हैदराबाद जो रियासत थी उसका हिस्सा था, हैदराबाद का जो निज़ाम था उसके अंडर में आता था, उसे क्या कर दिया गया, अब मध्य प्रांत का पार्ट बना दिया गया। उसके बाद में जो मध्य प्रांत था उसको एक नया नाम मिला जिसको बोलते हैं मध्य प्रांत, और बरार के नाम से जाना जाता था। इन दोनों को समाहित कर दिया गया एक साथ में। और जो अदन जो क्षेत्र था उसको क्या कर दिया, ब्रिटिश औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। तो ये तीनों चीज़ें भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में हम और चीज़ आगे देखते हैं इसमें, वह भारत का एक प्रांत था और इसी अधिनियम के द्वारा 1937 में क्या कर दिया गया, उसको बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो जो इसमें जो इसकी जो धारा थी, धारा कौन सी थी, 46 क्लोज 2 के तहत उसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनको अलग किया गया, लेकिन 2 ऐसे प्रांत थे जिनका इसमें क्या कर दिया गया, निर्माण भी किया गया, जिसमें एक तो उड़ीसा था और एक सिंध था। सिंध का जो निर्माण हुआ था वो बम्बई प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक पृथक प्रांत बना था, और जो उड़ीसा था वो बिहार से अलग हुआ था और 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ, अलग प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया। तो याद रखना, उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए थे इस टाइम पे। अब देखते हैं कि गवर्नर के विशेषाधिकार भी थे कुछ, जो अल्पसंख्यक वर्ग था उनके एक तरह से देखा जाए उनकी सुरक्षा के लिए उनको कुछ विशेषाधिकार भी दिए गए थे, जिसके बारे में शासन में हस्तक्षेप करता था। अब हमने यहाँ तक कल पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं कि आगे जैसे 1935 के अधिनियम की कुछ कमियाँ भी रही है। अब हम उन कमियों के बारे में देखेंगे कि 1935 के अधिनियम की कुछ कमियाँ क्या रही। तो हम देखते हैं एक तो दिखावटी प्रांतीय स्वायत्ता थी, कि हम देखते हैं 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्ता को क्या कर दिया जाता है, जो 1 अप्रैल 1937 को इसको क्या कर दिया जाता है, प्रांतीय स्वायत्ता को लागू कर दिया जाता है। लेकिन वो क्या दिखावटी थी, खोखली थी, कारण कि गवर्नर जो थे प्रांतों के उनको पावर दी गई थी, क्योंकि उनको एक तरह से देखा, हमने पहले भी देखा था कि जो इसकी धारा 93 है उसमें यह था कि जो गवर्नर थे प्रांतों के, वो प्रशासन है वो कभी भी अपने हाथों में ले सकते थे स्वविवेक के आधार पे। तो प्रांतों को स्वायत्ता तो दिया गया, लेकिन गवर्नर और गवर्नर जनरल के पास विशेषाधिकार थे, मंत्रियों के निर्णय रद्द कर सकते थे वे, और संवैधानिक विफलता के नाम पर शासन अपने हाथ में ले सकते थे कभी भी। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो इसमें जो एक प्रांतीय स्वायत्ता का जो प्रस्ताव रखा गया वो क्या था, दिखावटी था सिर्फ। उसके अलावा दूसरा जो प्रावधान की बात करते हैं जिसमें कमी थी, कि भारत को पूर्ण जो स्वतंत्रता है वो नहीं दी जाएगी, वो ब्रिटेन का क्या रहेगा, डोमिनियन स्टेट रहेगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि एक डोमिनियन जो स्टेट्स है वो दिया गया भारत को, जिसमें भारत को एक पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं मानी गई भारत की। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि जो संशोधन शक्ति का जो अभाव है, क्योंकि जो अधिनियम था उसमें संशोधन करने का जो शक्ति थी वो ब्रिटिश संसद के पास थी। भारतीयों को इसमें कोई प्रकार का, या केंद्रीय विधानमंडल को इसमें संशोधन करने का
पावर नहीं था। इससे हम कह सकते हैं कि इसमें जो संसदीय सर्वोच्चता है या ब्रिटिश सर्वोच्चता की कमी है या संशोधन की शक्ति का क्या था, इसमें अभाव था। उस अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जिसमें कमी थी कि एक सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया, जो क्या कि भारतीय समाज को और ज़्यादा तोड़ने का या फिर फूट डालो या राज करो की नीति का क्या था, विस्तार था वो। क्योंकि 1919 की आलोचना के बावजूद अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति के तहत दलितों, महिलाओं, श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाकर फूट को और क्या कर दिया गया, गहरा कर दिया गया था इसके द्वारा। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या कर दिया गया, इसमें विस्तार किया गया। फिर हम आगे देखते हैं कि जैसे गवर्नर जनरल की निरंकुश शक्तियाँ थी इसमें कुछ, जैसे शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया। जो 7वीं अनुसूची थी उसमें जो विषय थे उनको क्या कर दिया, 3 सूचियों में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें कुछ विषय थे वो किसके पास में संघीय सूची के विषय थे कुछ तो, और कुछ थे प्रांतीय सूची के विषय, और कुछ थे जो थे वो संवर्ती सूची के विषय थे। अब संवर्ती सूची, प्रांतीय सूची और संघ सूची के जो विषय थे उनमें क्या कर दिया गया, जो तीनों सूचियों में जो विषय नहीं आते थे उन ऐसे विषयों को क्या कहते हैं, हम अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। तो वो जो शक्ति थी, रेजिडुअरी पावर थी, वो किसके पास में थी, गवर्नर जनरल में निहित थी। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। जैसे बजट और कानून निर्माण पर भी उसका अंतिम नियंत्रण था उसके साथ। तो अवशिष्ट शक्तियों के साथ साथ में बजट और कानून निर्माण पर भी उसका अंतिम निर्णय किसका था, गवर्नर जनरल था। तो गवर्नर जनरल को खूब सारी क्या दी गई, इसमें शक्तियाँ दी गई। फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि जैसे आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं था। आत्मनिर्णय का अधिकार का मतलब होता है कि जैसे आपका जो प्रशासन है, मतलब भारत का जो प्रशासन है, वो भारत के लोगों को देखने का अधिकार नहीं था। तो इससे हम कह सकते हैं कि इसमें खुद के लिए निर्णय क्या करेंगे हम, इसका अधिकार हमें खुद को नहीं दिया गया। ये किसके पास था, ब्रिटिश संसद के पास था। और भारतीयों को अपनी इच्छा से कानून बनाने की शक्ति भी नहीं दी गई, यह शक्ति शून्य थी ये। तो आत्मनिर्णय का अधिकार भी हमारे पास नहीं था। ना आत्मनिर्णय का अधिकार होता है कि जिसमें ये कहते हैं कि किसी भी देश को अपने भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार किसको होगा, उस देश को स्वयं को होगा या वहाँ के लोगों का होगा। तो हमारे देश में ये आत्मनिर्णय का अधिकार भी हमें नहीं दिया गया था उस टाइम पे। फिर हम देखते हैं कि अपंग व्यवस्थापिकाएँ, कि विधानमंडलों द्वारा पारित कोई भी विधेयक गवर्नर की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो कोई भी विधानमंडल है वो, जैसे कोई भी 11 प्रांत थे, प्रांतों में क्या थे, विधानमंडल थे। अब उनमें से 6 प्रांत ऐसे थे वहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल थे। लेकिन उसके अलावा कुछ जहाँ पे लगभग 5 प्रांत ऐसे बस गए जहाँ पे क्या था, एक सदनात्मक विधानमंडल था। लेकिन 11 प्रांतों के जो विधानमंडल थे, अगर वो कोई कानून पारित करते हैं, बनाते हैं, तो उसके लिए किसकी अनुमति थी, गवर्नर की अनुमति लेनी क्या थी, आवश्यक थी उसके लिए। तो एक तरह से अपंग व्यवस्थापिकाएँ थी, जिससे वे केवल नाम मात्र की संस्थाएं बनकर रह गई थी। उसके अलावा हम और अगर कमी देखते हैं तो एक है कि बजट पर कड़ा नियंत्रण था। हमने पहले भी देखा है कि जैसे आर्थिक मामलों और बजट पर गवर्नर जनरल का पूर्ण क्या था, आधिपत्य था। वो इस मामले में किसी भी प्रकार की शक्ति वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करते थे। वित्तीय आपातकाल के दौरान प्रांतों की आर्थिक स्वायत्ता पूरी तरह क्या हो जाती थी, समाप्त हो जाती थी। कि जो प्रांतों की जो स्वायत्ता है वो कब छीन ली जाएगी, वित्तीय आपातकाल के नाम पे क्या कर ली जाएगी, उनकी शक्तियों का क्या कर लिया जाएगा, हरण कर लिया जाएगा। उनकी शक्तियों को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। अब हम उसके अलावा और अगर चीज़ें देखते हैं तो एक है त्रुटिपूर्ण संरक्षण और आरक्षण, कि अल्पसंख्यकों के नाम पे, संरक्षण के नाम पे गवर्नर को शासन में हस्तक्षेप करने के असीमित अधिकार दिए गए, जिससे भारतीयों को एकता को खतरा पैदा हुआ और स्वतंत्रता को कुचला गया। कि जिससे भारतीय समाज को क्या कर दिया गया, अलग हिस्सों में तोड़ने का प्रयास किया गया। भारतीय समाज को और ज़्यादा क्या हुआ कि जैसे फूट डालने का प्रयास किया गया, किसके नाम पे, अल्पसंख्यकों के कल्याण के नाम पे। इससे क्या हुआ कि जैसे वो जो शासन था उसमें हस्तक्षेप करने को और मौका मिल गया किसको, गवर्नर को। अब हम उसके अलावा और देखते हैं, इसी की दोष के कारण जवाहरलाल नेहरू ने, ये सारी कमियां थी इसमें, इस कमियों के कारण ही फिर जवाहरलाल नेहरू ने एक कोटेशन कही थी कि ये जो अधिनियम है इसमें ब्रेक तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इंजन नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अनेक ब्रेकों वाली लेकिन इंजन रहित क्या है, ये मशीन कहा था इसको। तो याद रखना है, हमें 1935 के अधिनियम को किसने अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित मशीनें कहकर संबोधित किया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। उसके अलावा और कमियां और कुछ आलोचनाएं और देखते हैं इसकी।
तो आपने ऊपर पढ़ी है सारी चीज़ें वही है, लेकिन शॉर्ट में उन चीज़ों को एक बार वापस अगर आप याद करते हो तो वापस कर सकते हो कि एक तो प्रांतीय स्वायत्ता का अभाव था, इसमें खोखला खाली पाखंड था, या गवर्नर की असीमित जो शक्तियाँ थी क्योंकि 93 के आधार पर प्रशासन को अपने हाथों में ले सकता था। उसके अलावा डोमिनियन स्टेट का उल्लेख नहीं था इसमें, कि भारतीयों को स्वराज या अधिराज्य की स्तर की कोई गारंटी नहीं दी गई। इसमें इसमें यही कहा गया था कि भारत को पूर्ण जो राज्य है या फिर पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, वो एक ब्रिटिश जो उपनिवेश है डोमिनियन स्टेट्स बन के रहेंगे। अब उसके अलावा अगर हम और देखते हैं कि जिसमें कमियां थी, तो एक है संवैधानिक विकास का कोई मार्ग नहीं, संशोधन का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद के पास था, संसदीय सर्वोच्चता थी, और भारत को कब तक क्या आज़ाद किया जाएगा, कब तक स्वतंत्रता दी जाएगी, इससे कोई संबंधित कोई समय सारणी इसमें नहीं थी। उसके अलावा सांप्रदायिक चुनाव का क्या कर दिया, विस्तार कर दिया गया, जिससे फूट डालो राजनीति राज करो की नीति का क्या हुआ, विस्तार हुआ, जिससे भारतीय समाज को तोड़ने का षड्यंत्र था ये। फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो गवर्नर जनरल था उसकी निरंकुशकारी शक्ति थी, कि अवशिष्ट शक्ति विषय के नाम पे वो क्या कर सकता था, जैसे बजट निर्माण है या फिर उसको अध्यादेश जारी करने का भी क्या था, अधिकार था गवर्नर जनरल को। वो ऐसे विषयों पे क्या कर सकता, अध्यादेश भी जारी कर सकता था, बजट निर्माण पे उसको एक अधिकार था। इस तरीके से बहुत से ऐसे विषय थे, या जो विषय थे कुछ ऐसे विषय जो सूचियों में शामिल नहीं थे या संघ सूची के जो अंडर में नहीं आते थे, उन विषयों पर भी एक तरह से वो क्या कर अवशिष्ट शक्ति के रूप में उनको उन पे भी कानून बना सकता था। वो आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं था। त्रुटिपूर्ण संघात्मक व्यवस्था थी इसमें, क्योंकि एक जो संघात्मक व्यवस्था, क्योंकि हम इसकी धारा जो 5 है, इसकी धारा 5 में देखते हैं तो धारा 5 में क्या लिखा है कि भारत को क्या बनाना है, द फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो फेडरेशन बनाना है भारत को, भारत संघ बनाना है। अब भारत संघ बनाना है तो उसके लिए यह था कि जैसे प्रांत, अब उसमें शामिल प्रांत को करो, और प्रांतों के साथ में रियासतें शामिल हो, और एक जो जिनको बोलते चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र थे, अब वो क्षेत्र अगर मिले तो भारत क्या बनेगा, एक संघ बनेगा। लेकिन उसमें क्या थे कि जो इकाइयाँ थी, या जो एक तरह से देखा जाए जो प्रांत थे, उन्होंने मिलने से क्या एक तरह से जो प्रांत थे उन पे तो अनिवार्य कर दिया गया उनको इसमें मिलना, लेकिन रियासतों पे ऐसा कोई पर जो एक तरह से बंधन नहीं था, वो स्वतंत्र थी, वो अपनी मर्जी से इसमें मिल भी सकती थी और वो नहीं भी मिल सकती थी। तो इससे क्या था, एक त्रुटिपूर्ण संघात्मक व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ था। उसके अलावा अगर एक चीज़ और देखें, जैसे सामाजिक एकता भंग, कि मुसलमानों हरिजनों को पृथक प्रतिनिधित्व देकर भारतीय समाज में क्या किया गया, विभाजन पैदा करने का प्रयास किया गया था इसके द्वारा। फिर एक जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके आधार पे उनके हितों की कार्य करने या बहाने उन्होंने ब्रिटिश शासन को टिकाए रखने के लिए या फिर उसको एक स्थायित्व देने के लिए एक ये भी एक ऐसा प्रावधान था जिसके आधार पे वो क्या कर सकता था, भारतीय जो शासन प्रणाली उसमें क्या जो गवर्नर जनरल था वो हस्तक्षेप कर सकता था उनकी भलाई के नाम पे। तो भारतीय संविधान पर प्रभाव के रूप में हम देखते हैं कि ऐसा जो भारत का जो संविधान है, क्योंकि हमने देखते हैं कि जैसे 250 भारत के संविधान के ऐसे अनुच्छेद है जो हूबहू कहाँ से लिए गए लगभग, या कुछ बदलाव के साथ कहाँ से लिए गए, 1935 का जो अधिनियम है उस अधिनियम से उठाए गए हैं। तभी तो जो अपने संविधान निर्माता जिनको बोलते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि भारत के लिए कोई नया संविधान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत का प्रशासन है वो बहुत अच्छे से चलाया जा सकता है। तो ऐसे प्रावधान थे जो 1935 के अधिनियम से कुछ बदलाव के साथ भारत में बाद में संविधान में हमने शामिल कर लिया था। अब उनमें हम देखते हैं कि जैसे एक तो शक्तिशाली क्या रहेगा, जो शक्तिशाली केंद्रीय अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन है वो हमने कहाँ से लिया था, 1935 के अधिनियम से। अवशिष्ट शक्तियाँ थी जो पहले गवर्नर जनरल में निहित थी वो हमने किसको सौंप दी, संसद को सौंप दी। संवर्ती सूची में केंद्र को क्या दी, प्राथमिकता दी। इस तरीके से हमने देखते हैं कि ये चीज़ें हैं, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान हो, अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान हो, या संवर्ती सूची के बारे में कोई बात हो, तो ये हमने कहाँ से ली थी, तो 1935 के अधिनियम से लिए। संकटकालीन प्रावधान थे जैसे 352 है, 356, 360। तो संकट के समय भारत का स्वरूप है वो कैसा हो जाएगा, एकात्मक स्वरूप हो जाएगा, राष्ट्रपति असाधारण शक्ति संपन्न हो जाएगा एक तरह से देखा जाए तो ये सारे प्रावधान थे जो कहाँ से लिए हमने, 1935 के अधिनियम से। फिर उसके अलावा अगर और चीज़ देखी जाए तो वैधानिक जो वास्तविक उस टाइम पे जो राष्ट्राध्यक्ष जो था वो कौन था उस टाइम पे, गवर्नर जनरल था। तो उस शक्ति को हमने किस में निहित कर दिया, संवैधानिक प्रमुख था वो किसको बना दिया हमने, राष्ट्रपति को बना दिया। लेकिन इसका वास्तविक प्रमुख है संविधान के अनुसार तो जो हमारे देश में जो प्रमुख है कार्यपालिका का
वो कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन वास्तविक रूप से हम देखते हैं तो कौन है? प्रधानमंत्री है। अब उसके अलावा संघीय न्यायालय था, फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी, हमने देखा था 1 अक्टूबर 1937 को। तो संघीय न्यायालय है वो जो है वो भी हमने वो प्रावधान लिया था, वो भी कहाँ से लिया था हमने? 1935 के अधिनियम से। क्योंकि जो संघीय न्यायालय है वो भी बाद में जाके क्या बना था? सुप्रीम कोर्ट बना था 28 जनवरी को 1950 को। किस रूप में अस्तित्व में? सुप्रीम कोर्ट के रूप में अस्तित्व में कौन सा? संघीय न्यायालय, एक स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायालय बनाई। अब दूसरी एक चीज़ देखते हैं कि इकहरी नागरिकता, कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, क्योंकि एकमात्र भारतीय नागरिकता है। और जो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक हमें संविधान में देखने को मिलती है नागरिकता से संबंधित प्रावधान। अब 3 सूचियां हैं, 7वीं अनुसूची में दे रखी है, संघ सूची, संवर्ती सूची, ये राज्य सूची। ये जो संख्या है अलग अलग हो सकती, तो ये जो सूचियाँ हैं वो हम कहाँ से देख सकते हैं कि वो भी कहाँ से ली गई थी? तीनों सूचियाँ वो भी 1935 के अधिनियम से उठाई गई थी। और विभिन्न आयोगों की अवधारणा, निर्वाचन आयोग है, जैसे वित्त आयोग है, जो है ना यूपीएससी है, समस्त देश के लिए एकीकृत हो। ये जो एक तरह से देखा जाए तो ये भी जो विभिन्न आयोगों की जो अवधारणा है, विभिन्न जो आयोग है उनकी जो अवधारणा है वो भी कहाँ से ली थी हमने? निर्वाचन आयोग की, वित्त आयोग की, यूपीएससी की, ये भी कहाँ से ली हमने? तो हमने 1935 के अधिनियम से इन्हें लिया था। उसके अलावा अगर और चीज़ देखते हैं कि 1935 अधिनियम की उद्देशिका का उल्लेख नहीं था, कि 1935 के अधिनियम में और 1919 का जो अधिनियम था उन दोनों में क्या नहीं थी? प्रस्तावना नहीं थी। तो हमें याद रखनी है कि 1935 का अधिनियम था उसमें, और 1919 के अधिनियम की तरह क्या नहीं थी? उद्देशिका का उल्लेख है नहीं था, दोनों ही प्रस्तावना रहित थे। तो फिर देखते हैं कि जनवरी 1946 में प्रांतों में क्या करवाए गए? विधानसभा के चुनाव हुए। और चुनाव होने के बाद में जिन्होंने देखते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था, कि प्रांतीय विधानसभाएं थी, कि हम देखते हैं कि संविधान कैबिनेट मिशन से भारत में क्या किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया। उनके लिए क्या करना पड़ा कि 1946 में क्या हुए थे? इलेक्शन हुए थे प्रांतीय विधानसभाओं के। तो वो जो सदस्य चुन के आए थे उन्होंने फिर के जो संविधान सभा का जो क्या कर दिया? चुनाव कर लिया व्यक्तियों का। तो हमें याद रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा का गठन होना है, और संविधान सभा जो बनी थी, और संविधान सभा के जो सदस्य चुने जाने थे 389 सदस्य, वो कहाँ किसने चुने थे? प्रांतीय विधानसभाओं ने चुने थे कुछ। और कुछ से जो रियासतें थी वहाँ से वो क्या हुए थे? कुछ से मनोनीत भी हुए थे। तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही प्रकार की व्यवस्था देखने को हमें मिलती है। फिर 1935 के अधिनियम में प्रस्तुत की गई संघीय व्यवस्था संभवतः संघवाद के इतिहास की सबसे, एक तरह से देखा जाए तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि जो 1935 के अधिनियम में जो संघात्मक व्यवस्था का एक प्रावधान किया गया था वो कभी भी क्या नहीं हुई थी? सफल नहीं हो पाई थी। अब उसके अलावा हम देखते हैं कि 1935 के अधिनियम के द्वारा ऐसे कौन से पद थे जिन पे गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया किसका? नियुक्ति का और उन्हें हटाने का। अब वो अधिकार हम देखा जाए तो कौन कौन से थे? तो एक तो वित्तीय सलाहकार था, उसको जो एक तरह से नियुक्ति करने का अधिकार या हटाने का अधिकार किसका था? गवर्नर जनरल के पास में था। महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के सदस्य, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य हो गए। उसके अलावा रिजर्व बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर हो गए। तो ये हमें याद रखने की इनको नियुक्ति करने का और इनको हटाने का अधिकार था वो किसके पास में था? गवर्नर जनरल के पास में था। तो वित्तीय सलाहकार महाधिवक्ता है, लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष हो गया, रेलवे बोर्ड के सदस्य अध्यक्ष हो गए, और रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और गवर्नर हो गए। इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार का क्या किया गया? विस्तार किया गया। क्योंकि जो पहले 3% लोगों के पास मताधिकार था उसको बढ़ के लगभग कितना हो गया था? इससे 14% के आसपास लोगों को क्या मिला था? मताधिकार। लेकिन इसके लिए हम देखते हैं कि मताधिकार के लिए जो योग्यता थी वो क्या थी? संपत्ति थी उस टाइम पे। तो हमें याद रखना है कि संपत्ति को एक योग्यता माना गया था इसमें। उसके अलावा अगर देख गवर्नर जनरल को क्या थी? वीटो शक्ति भी प्रदान की गई थी इस अधिनियम के द्वारा, वो वीटो कर सकता था किसी को। अब उसके अलावा हम कुछ और आलोचनाओं में अगर और कुछ देखें कि जिन्होंने इसके बारे में कुछ कथन है, कि जिन्होंने कुछ ऐसे भारतीय व्यक्ति है जिन्होंने क्या क्या कि इसकी कमियों में या फिर प्रशंसा में कुछ ऐसे कथन कहे हैं जो हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या रखने हैं? याद रखने हैं। तो उनमें हम सबसे पहले देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 हमें एक ऐसी गाड़ी दी है जिसमें ब्रेक तो अनेक है परंतु इंजन कोई नहीं।
तो हमें याद रखना है कि अनेक ब्रेकों वाली ऐसी गाड़ी थी जिसमें क्या नहीं है, इंजन नहीं है। ये किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था। उसके अलावा अगर और देखते हैं हम तो उसमें देखते हैं कि एक कथन और है जो भी किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। यह एक ऐसी मशीन थी जिसके न कोई ब्रेक था और न ही कोई इंजन था। और दूसरा कथन, ये तो एक हो गया, लेकिन दूसरा कथन दास्ता का घोषणा पत्र। तो हमें याद रखना है नेहरू जी के द्वारा एक तो जो ब्रेकों वाली बात की गई थी, दूसरा दास्ता का क्या है, ये घोषणा पत्र है। ये भी किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। उसके अलावा अगर और देखा जाए, हमने पहले भी देख चुके हैं कि जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उन्होंने कहा था कि जो स्वराज आप दे रहे हो या स्वायत्ता दी है जो प्रांतों को, अगर वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो वो जो स्वायत्ता मिली है या एक तरह से जो स्वराज मिला है वो किसको दिया है? आपने गवर्नरों को दिया है, क्योंकि गवर्नर थे वो इसके धारा जो 93 थी उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते थे, तो वो प्रशासन वो अपने नियंत्रण में ले सकते थे। तो बहुप्रशंसित स्वराज प्रस्ताव गवर्नरों को स्वराज देता है, न कि प्रांतों को स्वराज देता है। तो ये भी हमें याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद का है कि गवर्नरों के लिए क्या ये स्वराज है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं 1935 के एक्ट में भारत की राजनीति प्रगति की कोई समय सारणी नहीं दी गई थी। तो याद रखना, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो बाद में जाके प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि 1935 का जो अधिनियम उसमें भारत की जो राजनीतिक प्रगति है इसके लिए कोई समय सारणी नहीं थी। मतलब कब तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा या भारत को कब तक पूर्ण राज्य दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई ऐसा कोई आगे कोई ऐसी कोई दूरगामी जो सोच है वो नज़र नहीं आ रही थी। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कहा था कि ये प्रगति की कोई समय सारणी नहीं थी इसमें। उसके अलावा अगर और देखा जाए तो इसमें हम देखते हैं कि एक कथन है मदन मोहन मालवीय का कथन है कि बाह्य रूप में तो लोकतांत्रिक, परंतु आंतरिक रूप से पूर्णतः क्या था, ये खोखला था। ये किसने कहा था? मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय के अकॉर्डिंग ये क्या था? खोखला था, एक तरह से देखा जाए दिखावटी था सिर्फ। उसके अलावा अगर और देखा जाए, एक के संविधान सभा के सदस्य भी ए बी कामत, उन्होंने भी क्या कहा, इकाइयों की असमानता इस संघ को एक ऐसा विचित्र स्वरूप प्रदान करती है जो कई असामान्य लक्षणों की उत्पत्ति करता है। तो इकाइयों की असमानता का मतलब क्या था कि जो इकाइयाँ थी वो कौन थी? दो प्रकार की इकाइयाँ हो गई, एक तो ब्रिटिश प्रांत हो गई इकाई, और एक क्या हो गई, देसी रियासतें हो गई। अब देसी रियासतें जो इकाइयाँ थी और एक ब्रिटिश प्रांत। अब ब्रिटिश प्रांतों के लिए तो क्या कर दिया गया, ये बाध्य कर दिया गया कि आपको इसमें क्या होना, इसका क्या बनना, आपको मेंबर जो संघ है उसका क्या बनना, आपको इकाई बनना ही है। लेकिन जो देशी रियासतें थी उनको क्या दी, स्वतंत्रता दी गई, उनको आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया। उनको ये कहा गया कि आपकी इच्छा है तो आप संघ में शामिल हो सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो नहीं भी हो सकते हो। तो इस तरीके से हम देखा जाए तो जो इकाइयाँ हैं, इकाइयों में भी क्या थी, असमानता थी कि एक इकाई को आपने बाध्य कर दिया और दूसरी इकाई को आपने स्वतंत्र छोड़ दिया। इस तरीके से कहा कि इकाइयों की असमानता संघ को एक ऐसा विचित्र रूप प्रदान करती है जो कई असामान्य लक्षणों की उत्पत्ति करता है। ये किसने कहा था? ए बी कामत ने कहा था, याद रखना हमें। उसके अलावा हम और देखते हैं कि एक राइटर पी के चड्डा, उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ 1 दर्जन पालतू सांडों, कई सौ जंगली भेड़ियों और शेरों का गठबंधन था। ये थोड़ा सा याद रखना है, पी के चड्डा का कथन है। उन्होंने 1935 का जो अधिनियम उसकी बुराई करते हुए, उसकी आलोचना करते हुए ये कथन कहा था कि प्रस्तावित जो अखिल भारतीय संघ है, और वो भी किसके संदर्भ में कहा था, तो ये हमें याद रखना है फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो बात कही गई, तो संघात्मक व्यवस्था की बात की गई, भारत को एक संघ बनाने की बात की गई थी, उसके लिए 1935 के अधिनियम के बारे में उन्होंने बुराई की थी। और 1935 के अधिनियम भी अगर देखा जाए तो किसके बारे में की थी, उन्होंने भारतीय संघ के बारे में उन्होंने कहा था कि ये 1 दर्जन पालतू सांडों और कई सौ जंगली भेड़ियों और शेरों का गठबंधन था। ये किसने कहा था? पी के चड्डा ने कहा था। उसके अलावा हम और देखते हैं कि एक अखिल भारतीय संघ के लिए किसने कहा था कि ये लंगड़ा संघ है। ये किसने कहा था? तो चिंतामणि नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा था कि ये क्या है कि लंगड़ा संघ है। तो याद रखना में ये भी किसके संदर्भ में कहा गया था? अखिल भारतीय संघ के संदर्भ में कहा गया था कि जो एक संघ बनना है। लेकिन थोड़ा सा चीज़ है आप याद रखना इसमें कि भारत का जो संघ बनना था उसका जो वास्तविक जो सही नाम था वो था भारतीय संघ, क्योंकि जो इसके जो पूरा ड्राफ्ट था उसमें उसमें इंग्लिश में लिखा गया था फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो फेडरेशन ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत संघ, इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की बातें नहीं की गई थी। तो हमें थोड़ा सा याद रखना है, इसका जो वास्तविक जो अर्थ रहेगा वो क्या है? भारतीय संघ रहेगा।
तो आप कहीं भी अगर चीज़ों को पढ़ोगे तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ज़्यादातर जो बुक्स है उसमें क्या दे रखा है, अखिल भारतीय संघ दे रखा है, तो आपको थोड़ा भारत संघ के रूप में ही जानना है, उसको याद रखना बस। उसके अलावा और चीज़ें हम देखते हैं कि जैसे अधिनियम का संक्षिप्त मूल्यांकन शॉर्ट में करते हैं, तो उसके कुछ गुण देखते हैं, जिससे कुछ सकारात्मक भाव हमें देखने को मिलते हैं। अब उसमें हम देखते हैं कि एक तो भारत सचिव के अधिकार कम किए गए, इससे भारतीय परिषद को तो क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव के लिए क्या कर दिया, एक सलाहकार बोर्ड बनाया गया, जिसमें अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते थे, 6 हो सकते, और कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते थे, 4 हो सकते थे। उसके अलावा प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान किया गया, कम से कम प्रांतों को स्वायत्ता देने का एक कदम तो उठाया गया था। इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, इसके द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 14% लोगों के पास में क्या हुआ, अभी मताधिकार हुआ, लेकिन उससे पहले वो लगभग कितने लोगों के पास था, 3% लोगों के पास में था। उसके अलावा और देखते हैं उत्तरदायी सरकार की ओर कदम बढ़ाया गया था। इसमें संघात्मक ढांचे का पहला प्रयास तो था कम से कम, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया, वो अलग बात है, लेकिन भारत को एक संघात्मक व्यवस्था देने का एक कदम था ये, तो याद रखना हमें, पहला प्रयास किया गया था इस अधिनियम के द्वारा। उसकी कुछ कमियां हम शॉर्ट में देखते हैं कि जैसे डोमिनियन स्टेट का कोई उल्लेख नहीं था, ये भारत को आज़ाद करना है या फिर ऐसा कोई उसमें प्रावधान नहीं था। गवर्नर जो जनरल थे उनको निरंकुश शक्तियाँ दी गई अवशिष्ट शक्तियों के नाम पे। सांप्रदायिक विभाजन को और बढ़ाया गया, क्योंकि हम देखते हैं सांप्रदायिक विभाजन, उसको ईसाई है या फिर जो दलित है या फिर जो महिलाएं हैं, श्रमिक है, उन तक भी उनको क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। इससे समाज को और ज़्यादा तोड़ने का प्रयास किया गया था। एक आत्मनिर्णय का कोई अधिकार नहीं था भारतीयों को कि इस अधिनियम में वो कोई प्रकार का संशोधन कर सके। भारतीयों का कोई संशोधन अधिकार नहीं था इसमें। ये अधिकार ब्रिटिश सर्वोच्चता या ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का एक प्रतीक था कि ब्रिटिश जो संसद है वो इसमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। तो त्रुटिपूर्ण असमान संघीय योजना थी एक ये हमें दोष या फिर कमियों के रूप में हमें याद रखनी है। फिर कुछ शॉर्ट में और हम देखते हैं कि जैसे कुछ कथन है वो एक और देख लें थोड़ा, कि जैसे प्रमुख नेताओं की आलोचना के रूप में कुछ कथन कहे थे, जिनमें एक है कि जवाहरलाल नेहरू ने, हमने पहले भी देख लिया कि ये दास्ता का नया अधिकार पत्र है या फिर अनेक ब्रेकों वाली क्या है, इंजन रहित मशीन है। दूसरा कथन था मदन मोहन मालवीय का, ये भी देख लिया कि ये अधिनियम हम पर थोपा गया है, बाहर से कुछ जनतंत्रात्मक हो सकता है परंतु भीतर से क्या है, ये खोखला है। जिन्ना ने भी एक कहा था कि ये अधिनियम 1935 का अधिनियम पूर्णतः क्या हुआ है, सड़ा हुआ है, मूल रूप से बुरा एवं बिल्कुल अस्वीकृत है ये हमें याद रखना है कि किसने इसे पूर्ण रूप से सड़ा हुआ बताया है, तो किसने बताया, जिन्ना ने बताया है। उसके अलावा जो लोकमान्य तिलक है, उन्होंने कहा बिना सूरज का सवेरा है ये 1935 का अधिनियम है। तो बिना सूरज का सवेरा कहे कि 1935 के अधिनियम की आलोचना किसने की है, तो तिलक जी ने की है। राम गोपालाचार्य ने की है कि द्वैत शासन प्रणाली से भी क्या है, ये बुरा है, कि जो 1919 के जो अधिनियम था, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, जो प्रांत थे, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। और 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा जो प्रांत थे उससे द्वैत शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैत शासन को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो मतलब द्वैत शासन इतना बुरा नहीं था जितना बुरा अधिनियम कौन सा, 1935 का अधिनियम है। तो द्वैत शासन प्रणाली से भी क्या है, बुरा है, ये किसने कहा था, राजगोपालाचार्य ने कहा था। उसके अलावा एक और विचारक हुए हैं जिसका नाम है कूपलैंड। कूपलैंड के अनुसार देखा जाए तो इन्होंने कहा राजनीतिक विचार की महान सफलता बताया है उन्होंने। तो थोड़ा सा ये याद रखना आपकी, एक विचारक जिसने प्रशंसा की वो कौन है, राजनीतिक विचार की महान सफलता, कि ये जो अधिनियम है वो राजनीतिक विचार की एक महान सफलता है। तो ये जो अधिनियम था आपका, जो एक यूनिट फर्स्ट में जो 3 आपके चैप्टर दे रखे हैं, जिसमें पहला है भारत शासन अधिनियम 1935, उसके अलावा जो एक चैप्टर देगा संविधान सभा, और तीसरा जो चैप्टर है वो संविधान की विशेषताएं। उनमें से आपका पहला चैप्टर वो क्या हो जाता है भाई, कंप्लीट हो जाता है। आपको थोड़ा सा ये है कि आप अगर इन चीज़ों को अगर एक बार पढ़ोगे वीडियो पॉज करके, या फिर आपको PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार उन चीज़ों को याद करो, उनके प्रिंट निकलवाओ, और निकलवा के अगर एक बार आप उन चीज़ों को सही से अगर पढ़ोगे तो शायद आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। बाकी आप ये है कि जैसे प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे इससे। आप एक बार ये पढ़ने के बाद में एक बार आप ओल्ड ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो एक बार हल करने का प्रयास करना। अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे बताना। तो मेरा पूरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप ये कंटेंट है वो अच्छे से पढ़ सकते हो और इससे बाहर
5 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पहले पेपर में, तो उनमें से आप ये है कि लगभग कम से कम 4 क्वेश्चन तो कर सको, और 500 के 5 क्वेश्चन भी अगर कर पाओ तो बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि जिस हिसाब से राजनीति विज्ञान के जो क्वेश्चन है उनका जो लेवल आ रहा है वो थोड़ा सामान्य से बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है, तो आप थोड़ा सा ये है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी, और अच्छे से चीज़ें पढ़ो। और ये कंटेंट है उसमें मान के चलो कि बहुत अच्छी अच्छी बुकों से ये लिया गया है जो आपके लिए संकलित किया गया है एक साथ, तो बढ़िया से पढ़ो। अच्छे से चीज़ें है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आप क्या इसको मुश्किल बना लेते हो। सफल होना इतना मुश्किल नहीं है जितने आप इसको बनाए रखते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में संविधान सभा में।